नमस्कार, स्वागत है आपका डे 40 ऑफ लर्न एवरी डे में। आज का टॉपिक है विकसित भारत विजन 2047। जो 100 साल पूरे होने पे हमें डेवलप्ड इंडिया पे पहुंचना है, इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। उस चीज़ को कैसे किया जाएगा इकोनॉमिकली, उसमें क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। डेवलप्ड इंडिया बाई 2047, 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने, लॉन्ग टर्म नेशनल विजन है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अच्छा, इससे पहले भी इंडिया 2020 वाला विजन देखा गया था, वो तो सक्सेसफुल हो नहीं पाया, बट देखते हैं शायद ये सक्सेसफुल हो जाए। सो वाई विकसित भारत? देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी है, ठीक है, इसका अभी यूटिलाइज कर लें, क्योंकि 2060 के बाद ये पॉपुलेशन नीचे आनी शुरू हो जाएगी। बाद में अगर वो डेवलपमेंट अभी इस फेज में नहीं हो पाया तो बाद में वो चीज़ दिक्कत करेगी। मिडिल इनकम ट्रैप, ठीक है, मिडिल क्लास जो है वो एक उसमें फंस के रह गया है, वो बढ़ नहीं पा रहा है, बल्कि कई बार ये भी डर होता है कि वो पीछे ना जाए। ग्लोबल शिफ्ट जो हो रहे हैं, ठीक है, जियो पॉलिटिकल पावर आती है, अगर आप एक सुपर पावर है अमेरिका का, आप देख ही चुके हैं एग्जाम्पल, वेनेजुएला में घुस गया, कोई कुछ नहीं कह पाया। एस्पिरेशनल सोसाइटी, एस्पिरेशन तो होती ही है। कोर पिलर्स क्या होंगे इसके? देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल एम्पावरमेंट, सारे क्लासेस का, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर क्लासेस तक ना सीमित रह जाए। गुड गवर्नेंस, ठीक है, गुड एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। सस्टेनेबिलिटी, ठीक, ऐसा ना हो डेवलपमेंट के नाम पे आप देश को और पीछे ले जाएं, क्योंकि आप जैसे दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, सस्टेनेबल नहीं है ये, ठीक है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट अरावली के साथ जो कर रहे हैं वो भी सस्टेनेबिलिटी में नहीं आता है, पर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है, वहाँ पे पता नहीं क्यों भूल गए। एंड टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, थिंग्स लाइक दैट। सो सुपर पावर इंडिया को बनाने के लिए भाई 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है, तब जाके ये सुपर पावर बन पाएंगे। सो फर्स्ट इज अ सुपर पावर इकोनॉमी, ठीक है, जिससे मनी का जनरेशन होगा, जिस और सुपर पावर पॉलिटी, यानी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सुपर हो जाए, वो नहीं, जो देश के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंट हो और इतने पावरफुल हों कि उनमें उन पे वो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, उस पर कोई ट्रस्ट इशू ना हो किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सारे आते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन तक आता है, यूपीएससी भी आता है, ये फर्जी जो सिलेक्ट हो रहे हैं ये चीज़ें ना हो। सो तब एक स्ट्रक्चर बन पाता है कि आप एक सुपर पावर की तरफ बढ़ पाए, ठीक है। और सुपर पावर मिलिट्री, सुपर पावर पॉलिटी में आपका जुडिशरी भी आ जाता है कि जुडिशियल एक एज एन इंस्टीट्यूशन वो इंडिपेंडेंट और मजबूत है और ट्रांसपेरेंट है। अभी ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे नहीं है। और सुपर पावर मिलिट्री ये क्यों ज़रूरी है ये तो आप सभी को पता है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग ज़्यादातर सुपर पावर में यहीं तक सीमित रह जाते हैं। भाई इसको पैसे चाहिए यहाँ से, इकोनॉमी से, तब R&D के लिए पैसा आएगा। सुपर पावर पॉलिटी होगी तो मिलिट्री, भाई आपके पास हथियार, तो हथियार चला नहीं पाओगे ना अगर सुपर पावर पॉलिटी नहीं होगी। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आपके गड़बड़ होंगे तो हथियार वो सिटीजन पे ही चल जाएंगे। तो हमारे ऑब्वियसली अभी तक बहुत अच्छे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, स्पेशली मिलिट्री से रिलेटेड, बट वो एक इच्छा, वो एक रिलेशंस आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। यू नीड लीडर्स, नॉट वन लीडर बट मल्टीपल लीडर्स लाइक दैट एट द सेम टाइम इन द गवर्नमेंट, टुगेदर लीड टू अ सुपर पावर इंडिया। अब सुपर पावर इकोनॉमी के लिए की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? सी, मैन्युफैक्चरिंग जो है मैं बता चुका हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ 14% 15% पे अटक गई है। वी नीड 40% ऑफ मोर मैन्युफैक्चरिंग एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, ठीक। बेनिफिट ऑफ लोकल ग्रोथ फॉर लोकल्स, नॉट ओनली फॉरेनर्स। जो अभी डील्स हो रही हैं, अभी EU की डील के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें बेनिफिट लोकल्स का ज़्यादा होना चाहिए बजाय फॉरेनर्स का। हमारे ग्लोबल ब्रांड्स होने चाहिए, ग्लोबल वैल्यू चेन्स, GVC ग्लोबल वैल्यू चेन एंड एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। अभी हमारा क्या है कि भाई हम इंपोर्ट बेस्ड हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। कुछ एक देश हैं जिनसे हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। बाकी हम चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हम रशिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने यहाँ नहीं बना रहे हैं।
होना ये चाहिए कि हम अपने यहाँ बनाए, ना सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए, बाकी दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करें। इक्वल मेल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, 39A B C आर्टिकल्स। ठीक, मेल फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इक्वल हो और इक्वल पैसे मिले भाई, ये भी ज़रूरी है। वेरी हाई पर कैपिटा इनकम, यहाँ नॉमिनल जीडीपी तो हम गा रहे हैं कि भाई हमारी जापान से आगे निकल गई, पर कैपिटा का क्या, उसमें बहुत पीछे है। जो रिच और पुअर का डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा है। वेरी हाई इंडिजीनियस R&D इन्वेस्टमेंट, जो हमारे देश में बहुत कम है, R&D नहीं होती हमारे देश में। रैपिड तभी ज़्यादा साइंटिस्ट सब फॉरेन भाग जाते हैं, उनको जाना ही पड़ता है, जो है ही नहीं यहाँ पे। रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स एंड फंक्शनिंग GST, ठीक है, ऑब्वियसली अभी है, पर GST में कई सारी दिक्कतें हैं। जैसे ये जो इतने सारे स्लैब्स हैं, स्टेट्स कई सारे अलग काउंसिल भी बनाने की कह रहे हैं कि GST से हम अलग हो जाएंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा, दूसरा पॉलिटिसाइजेशन भी होता है मैटर का, ठीक है। GST में जो इतने ज़्यादा स्लैब्स हैं, इसकी वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको और ज़्यादा अभी सुधारने की ज़रूरत है। जीरो लेवल ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, भूखमरी नहीं होनी चाहिए। एक्सट्रीम पॉवर्टी सिंपल, इतनी गरीबी नहीं कि आदमी भूखा मर ही जा रहा है, वो चीज़ इंडिया से गायब करनी होगी। हाँ, कंपेरेटिव पॉवर्टी हो सकती है कि हाँ भाई ठीक है, बहुत कमा ले रहे हैं बट सफिशिएंट है, बट उनके मुकाबले गरीब है, ठीक। हमारे एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। चाइना ने अपनी एक्सट्रीम पॉवर्टी, जैसा कि वो कह रहा है, ऑब्वियसली चाइना की डाटा पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, बट देख के लगता है कि हाँ करी होगी एक्सट्रीम, क्योंकि चाइनीज हैव बिकम रिच। ओके, सो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI एंड इमर्जिंग टेक, रिसर्च इकोसिस्टम, आत्मनिर्भर भारत। AI में ज़रूरत है हम इन्वेस्ट करें और सक्सेसफुल हों उसमें, ठीक है, अपना AI सिस्टम बनाने में। रिसर्च इकोसिस्टम हमारे यहाँ जो बहुत कमज़ोर है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, इसमें हम अच्छा कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत तो मोदी जी ने बोल ही दिया है, पर अभी भी हम चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन ग्रोथ हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि ग्रोथ के चक्कर में आप जंगल काटते चले जाएं, अरावली काट दें, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर सोलर। क्लाइमेट रिजिलियंस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, भाई मिट्टी ना खराब हो, कई जगह डिजर्टिफिकेशन होने लग गया सॉइल का। रोल ऑफ स्टेट्स, ठीक, स्टेट्स एज ग्रोथ इंजन्स। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, फेडरल रहे और एक हेल्दी कंपटीशन रहे, ये इल्ज़ाम वाली चीज़ें ना रहे, ठीक, कि वो अलग पार्टी से तो बस इल्ज़ाम लगाए जाओ, ठीक है। आप compete करिए ग्रोथ पे, आप compete धर्म के नाम पे मत करिए, मजहब के नाम पे मत करिए, आप ग्रोथ के नाम पे करिए कि हमारे यहाँ इतना पर कैपिटा है, हमारे GDP में कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है, ठीक है। जिस सदर्न स्टेट्स एक्चुअली इस चीज़ों में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर ली, एजुकेशन पे भी वो अच्छा काम कर दे रहे हैं, ठीक। सिक्किम बहुत अच्छा काम कर रहा है। अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, सिटीजन का रोल, जन भागीदारी, भाई सब लोग साथ में आके उस गोल की तरफ बढ़े कि इंडिया को एक सुपर पावर बनाना है। अपना अपना स्किल डेवलप करें, अपने आप को डेवलप करें, ताकि वो अच्छी जॉब्स पे जा सके। इनोवेशन करें, भाई स्टार्टअप्स कर रहे हैं या कुछ नया इनोवेट करके वो नया चीज़ कुछ शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली पूरे सिर्फ ना सिर्फ उनको बल्कि उनके आसपास बाकी लोगों को भी फायदा होगा। सिविक सेंस, मैं इस पर नहीं कुछ बोलूँगा। फर्स्ट स्टेप इज हायर पर कैपिटा इनकम, इंडिया को सुपर पावर बनाना पहला स्टेप यही है, हायर पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज इनटू 4 इनकम ग्रुप, हाई, अपर मिडल, लोअर मिडल एंड लो। इंडिया फॉल्स इन द लोअर मिडल, ये वाला, which have per capita income in the range of, you can say, $1,000 to $4,000. It was in the middle of that range estimated for 2018 का डाटा ये। 47 countries in this grouping with an average per capita income of 2,218.9. India is below that average. समझ से, ये यहाँ है और ये हम उससे नीचे पर कैपिटा हमारा इतना लो है। In terms of rank, India is at about the 30th country in this segment.
अब इंडोनेशिया हैज़ अ पर कैपिटा इनकम ऑफ this and 3,893.6, Philippines, Vietnam. Each of these economies have seen stronger growth in per capita than India, at least since the start of the century. India फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ought to be to, मतलब अब अपर मिडल में जाइए एटलीस्ट यहाँ से ये जंप मारी, ये हम बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे हैं, यहीं पे फंस के रह गए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इंडिया को अपनी पर कैपिटा इनकम यहाँ तक तो लानी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी भी 5 ट्रिलियन हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, कुछ लोगों पे ज़्यादा पैसा आ रहा है, अब सब पे अगर ज़्यादा करते जाएंगे, वो सभी ऊपर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। सी assuming a population of 1.4 billion and a per capita income of 4,000, the size of the economy we need to work towards is 5.6. Nominal GDP भी बढ़ेगी। China moved from a per capita income of 2,000 to 4,515 2010. India needs a nominal GDP growth rate of 12%. अभी जो है 7-8 साल से 7-8% का ही रहा है रियल ग्रोथ। वी नीड 12%, जो आता है ना 6%, अरे वाह बहुत अच्छा हो गया, दूसरे देश तो इतना भी नहीं कर पा रहे। यू नीड टू बी अ सुपर पावर, आपने इतना हाईली एम्बिशियस गोल बनाया है ना, सो यू नीड अ 12% पर एनम जीडीपी ग्रोथ। ये जीडीपी ग्रोथ, ये टर्म्स, इन पे अभी आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियोस में। अब इक्विटेबल और जस्ट और ह्यूमन सोसाइटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? कई लोग कहते हैं वेल्थ टैक्स लगा दो, ठीक है, जिन पे ज़्यादा वेल्थ है, सुपर रिच टैक्स उनसे लो और गरीबों में बांटो। बट क्या सुपर रिच भाग नहीं जाएंगे इससे? तो इसको भी मैनेज करना मुश्किल है। इनहेरिटेंस टैक्स पहले होता था, हटा दिया गया। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है? पिता से पुत्र को या पिता से पुत्री को प्रॉपर्टी जा रही है, उसमें टैक्स लगाती थी गवर्नमेंट, ठीक। सुपर रिच टैक्स अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ वेल्थ टैक्स। वोटिंग राइट्स विद इन लार्ज फर्म्स, ये वैलिड पॉइंट है, ठीक है। जब बड़े फर्म्स हैं उनमें वर्कर्स को वोटिंग राइट मिले, ताकि जो वर्कर्स की जो कंडीशंस आजकल स्पेशली आईटी में जरूर होना चाहिए। रियल कंपटीशन हो, नो मोनोपोलीज जैसे भाई अडानी अंबानी मोनोपोलीज है, ठीक है, जो भी कहिए ठीक है, अच्छा काम कर रहे बुरा काम कर रहे वो एक अलग बात है, बट दूसरा कोई इस मार्केट में नहीं घुस पा रहा है जिस तरीके से वो है। और जियो ने जो मोनोपोली बनाई है, ठीक, अगेन रियल कंपटीशन होना चाहिए। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स, ठीक, लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, अगेन पॉलिटिकल डोनेशन ट्रांसपेरेंसी, पता होना चाहिए कौन डोनेट कर रहा है, ठीक है। इस डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी तो अपने आप जो है, क्योंकि मोस्टली जो करप्शन होता है वो इसलिए ही होता है क्योंकि पार्टी को चाहिए चंदा इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो अब एक तरीका है कि वो हर किसी के पास जा जाके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करें या किसी एक से ज़्यादा, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। कास्ट इनइक्वालिटीज रिमूवल, इंडिया वाज टू अ सुपर पावर। देखो 2020 वाली जो मैं बात कही थी, 2020 में, अर्ली 2000 में ये बोला गया था कि 2020 तक इंडिया डेवलप्ड नेशन हो जाएगा, ठीक। जैसे जैसे साल गुजरा नहीं हुआ और हमको समझ में आ गया, मतलब अब तो यार 2026 में, ठीक है, पुरानी कहानी हो गई, पेंडेमिक आके चला गया उस टाइम पे। लेकिन ये एक ह्यूमंगस चैलेंज हमारा है कि भाई हमारे जो नेबर्स स्पेशली चाइना, कि हमें अपनी इकोनॉमी और को उसके मुकाबले लाना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। क्या होगी, अभी ही हो रही है जो। सो प्रिडिक्शन स्टार्ट हुए थे 1998 में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने और वाई.एस. राजन जी ने एक किताब लिखी थी, इंडिया 2020 अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम, ठीक। इस किताब को वैसे मीन्स से पहले एक बार पढ़ लीजिए, बहुत आपको मैटर मिलेगा। There were two major assumptions made that more and more women would be part of the economic workforce each year and poverty would soon vanish. गरीबी खत्म हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं काम करेंगी, मतलब उसमें तो इस तरह तक बात कर दी गई कि 1:1 का रेशियो रहेगा, यानी 100 अगर काम करते हैं किसी कंपनी में तो 50 पुरुष 50 महिलाएं। आप सभी को पता है क्या हुआ। बोथ प्रेडिक्शंस हैव गॉन स्पेक्टेकुलरली रॉन्ग विद टाइम। अच्छा, अब
The belief that India was just about to be a developed industrialized economy and superpower was believed by many in the early 2000s. ठीक है, लोगों को भी लग रहा था। 2002 में मैंने कल भी बताया था, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस टाइम पीएम थे, उन्होंने जो स्पीच दी थी उसमें बोल दिया कि हाँ 2020 तक हो जाएगा जिस गति से हम चल रहे हैं। उस टाइम जो गति थी उससे लोगों को भी लग रहा था कि हाँ शायद हम उस गोल तक पहुंच पाएंगे। प्लानिंग कमीशन डिलीवर्ड अ रिपोर्ट इन 2002 टाइटल इंडिया विजन 2020, जैसे अभी ये विकसित भारत 2047 सेम, वहाँ प्लानिंग कमीशन तब नीति आयोग है बस। द रिपोर्ट एक्नॉलेज द विजन ऑफ डॉक्टर कलाम्स बुक टुडे वी नो हाउ एक्स्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, 20 साल का ही सोचा था, तभी मेरे ख्याल से इतना गैप लिया है कि 47 तक हम करेंगे, हमारे पास टाइम रही। सो प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट में क्या क्या दिक्कतें आई, देखिए ये था कि लो इनकम से हम अपर मिडिल पे चले जाएंगे, हम वहीं पे, ठीक है, हम आगे नहीं बढ़े। फीमेल अडल्ट लिटरेसी रेट 94% हो जाएगा 2020 तक, मेल का 84 है यार, फीमेल का तो 70% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2.5 पर 1000 बर्ड्स, ये विजन था, 33 है। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन सबसे बड़ी समस्या ये जो हाइट घट रही है हम लोगों की। चाइना ने, देखो चाइना ने न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया है, वहाँ के लोगों की हाइट बढ़ रही है, इंडियंस की घटती जा रही है। डाटा आपके सामने है। ठीक, कोविड में तो हालत ये थी कि जो बात होती है ना इंडियंस की डाइट में प्रोटीन की कमी है, वो ये नहीं है कि आप अपना डाइट खा के वेस्टर्न स्टाइल की थाली खाने लग जाए। लोग मिर्च के साथ रोटियां खा रहे थे पैसे बचाने के लिए, मिर्च तल ली उसके साथ रोटियां खा रहे हैं, गुड़ के साथ रोटियां खा रहे हैं। ये दिक्कतें हैं, खाने का पैसा नहीं है। सो ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, नो इंडियन विल बी बिलो पॉवर्टी 2020 बाय 2020, ये डॉक्टर कलाम साहब का एक आर्टिकल है जो उनकी बुक जरूर पढ़िएगा, बुक काफ़ी अच्छी है वो। सो चैलेंजेस क्या क्या है भाई, इनइक्वालिटी है, जॉब्स है, क्लाइमेट रिस्क है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, क्योंकि हमें अपने ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनना है, ठीक है, क्लाइमेट रिस्क को भी डील करना है भाई, दिल्ली का पोल्यूशन, जॉब्स भी देनी है जो हम दे नहीं पा रहे हैं, इनइक्वालिटी तो जो है सो है ही, उससे रिलेटेड ऊटपटांग कानून और बनाए जा रहे हैं। सो इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए अगेन उस तरीके से याद रखिएगा, सुपर पावर इकोनॉमी फर्स्ट, सुपर पावर पॉलिटी एंड सुपर पावर मिलिट्री। मिलिट्री हमारे मिलिट्री पर्सनल अभी सुपर पावर ऑलरेडी है, बट द वेपन्स दैट वी नीड उनकी ज़रूरत है। सो ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।